हम लोग देख रहे हैं क्या, हेनरी के नियम का सीमाएं। कलम कापी निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए। ठीक है, हाँ निकाल लें, बढ़िया आगे रहते हैं आप लोग। याद कर रहे हैं कि नहीं, याद हो रहा है? टेस्ट रहेगा, देख लेते हैं। कल छुट्टी है, पहले पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए, जो बता रहे हो वो भूल जाएंगे फिर। ठीक है ना, लगाइए हेडिंग, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी की नियम की सीमाएं। हेनरी की नियम की सीमाएं लिखिए। इस नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं। ये पेपर आपको पेपर में आएगा ना तो 2 अंक में आएगा, याद रखिएगा। 3 से 4 पॉइंट लिखिएगा तो आपका 2 अंक क्लियर है। इस नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। पॉइंट बना करके लिखिएगा, ए बी सी करके या 1 2 3 करके। पहला पॉइंट, यह केवल तनु बिलियन, यह केवल तनु बिलियन, यह केवल तनु बिलियन, यह केवल तनु बिलियन, यह केवल तनु बिलियन पर लागू होती है। यह केवल तनु बिलियन पर लागू होती है। यह केवल तनु बिलियन पर लागू होती है। अगला पॉइंट, यह नियम नियत तापमान पर, यह नियम नियत तापमान पर लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए। लागू ना। अगला पॉइंट, इसके लिए दाब ऊंच नहीं होनी चाहिए। 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 चलिए फ्रेश में हेडिंग लगाइए, हेनरी के नियम की सीमाएं। किताब लाए क्या है, लाओ तो। हेनरी के नियम की उपयोग, सीमाएं नहीं, ठीक है ना, लाइए। हेनरी के नियम के उपयोग, लिखिए। इनके निम्नलिखित उपयोग हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट, लिखिए, कोको कोला, लिखिए, कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड, कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए ऊंच दाब पर CO2, ऊंच दाब पर CO2 को
को बोतलों में भरी जाती है, बोतलों में भरी जाती है। ऐसा करने से उस द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है। जब बोतल के ढक्कन को क्या की जाती है? खोली जाती है तो गैस CO2 निम्न दाब के कारण वह बोतल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट को समझिए बढ़िया से, आपको है ना, एक वो पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? लैंग्वेज तो बिल्कुल सिंपल होगा, आप लोग देख लीजिए, है ना। लिखवाए हैं कि कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को बोतलों में क्या की जाती है? भरी जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? उस द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है, जिससे और जब बोतल को क्या की जाती है? खोली जाती है ना। बोतल को खोलेंगे तो उसका प्रेशर कम जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बोतल से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से आपका जो गोताखोर होते हैं, मतलब जो जल में, गोताखोर का मतलब कि जो जल में क्या करता है? जल में यात्रा करते हैं, नहीं तो जल में यात्रा करते हैं तो उनका वहां पे दाब कम होता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको पता होना चाहिए कि कम दाब पे जो क्या है, ब्लड में आपका देखते हैं कि CO2 भी जाती है, O2 भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है। तो कम दाब पर N2 रक्त में ज्यादा घुलती है, ठीक है ना। तो हम कहने का अर्थ है कि हमारा रक्त में N2 जाना चाहिए कि O2 जाना चाहिए? O2। लेकिन रक्त में जब प्रेशर कम गया तो रियली में जाना चाहिए था किसको? ऑक्सीजन को, और लाना चाहिए था किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या केवल हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं? हम लोग शुद्ध हवा नहीं, हम लोग ऑक्सीजन, मतलब हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं कि हवा लेते हैं? हवा लेते हैं नहीं। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में हवा है, और हवा विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है? मिश्रण है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम शुद्ध ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। ऑक्सीजन लेने के क्रम में हम एयर में कुछ ऐसे भी घटक हैं जिसको लेना हम उचित नहीं समझते हैं। फिर भी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो आपका हवा है वो बहुत सारे गैसों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर कम मिलेगा तो कम प्रेशर पे N2 जो है रक्त में ज्यादा डिजोल्व होते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति गोताखोर है, मतलब पानी में ही क्या करता है? पानी में यात्रा करता है, पानी में ही रहता है, नहीं मछुआरा लोग को देखे होंगे, है कि नहीं? तो अक्सर पानी में रहता है। तो कहने का अर्थ है कि वहां पे N2 जो है, या मान लो कि कोई जलीय जीव है, तो रियली में जलीय जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। लेकिन कौन सा ऑक्सीजन चाहिए? पृथ्वी वाला ऑक्सीजन कि जल वाला ऑक्सीजन? जल वाला ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी वाला ऑक्सीजन लेकर के वो जीवित होता नहीं, तो समझिए कि मछली भी क्या होता? मछली भी पृथ्वी पर, मतलब उसके लिए भी पृथ्वी का जो ऑक्सीजन है उसमें भी वो सरवाइव कर सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो देखते हैं कि कार्बन जल में जो आपका क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड है, जल में जो ऑक्सीजन है उसकी विलीयता कम है कि ज्यादा? विलीयता कम है नहीं। तो अगर विलीयता कम है लेकिन हम चाहते हैं कि जलीय जीव उसी में क्या कर सके, सरवाइव हो सके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गोताखोर लोग जो होते हैं, गोताखोर लोग जब समुद्र में या पानी में रहते हैं तो रियली में उनको मिलना चाहिए था क्या, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उतना नहीं मिलता है जितना कि वहां पे कौन मिल जाता है, नाइट्रोजन। तो कम दाब पर नाइट्रोजन ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए वहां पे प्रेशर को क्या की जाती है, प्रेशर को बढ़ा करके और उसको मेंटेन रखा जाता है, ताकि गोताखोर व्यक्ति भी क्या कर सके, गोताखोर व्यक्ति भी पानी में समुद्र में आसानी से क्या कर सके, जीवित रह सके और अपना जो भी कार्य कर रहा है वो काम कर सके। तो उसके लिए भी यहाँ पे हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम आपका एप्लीकेबल है, वहां पे भी आप हेनरी का नियम को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बुक में भी आपको यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब गोताखोर गहरे जल में होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे दाब का अनुभव होता है, ठीक है। तो वहां पे जो रक्त होती है, रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा कम होता है घुला हुआ कि ज्यादा, ज्यादा होता है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि रक्त में कौन घुली हो, ऑक्सीजन होनी चाहिए, नहीं। तो वहां पे भी हम लोग हेनरी के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट बना करके लिखिए, लिखिए जब जब कोई गोताखोर जब कोई गोताखोर जब कोई गोताखोर समुद्र या गहरे जलों में, गहरे जल कर दीजिएगा, ठीक है, समुद्र या गहरे जल में यात्रा करते हैं, गहरे जल में यात्रा करते हैं, तो विशेष कर रक्त में N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, विशेष कर क्या बोले, विशेष कर रक्त में N2, ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए नाइट्रोजन गैस, ठीक है, अधिक घुले होते हैं, लेकिन जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो न्यून दाब के कारण गैसों की विलीयता को क्या करते हैं बताइए, काम की ज्यादा, दाब कम तो गैसों की विलीयता भी कम। न्यून दाब के कारण गैसों की विलीयता को कम कर देती है, गैसों की विलीयता को कम कर देती है। यदि दाब काफी तेजी से, यदि दाब काफी तेजी से कम हो तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, जिन्हें विसंपीडन या बेंड्स कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा क्या दिक्कत है, यहाँ पे देख सकते हैं
हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर। बढ़िया रहा है, एकदम सही। चलो थोड़ा सा विवेक से काम लेते हैं। काला रहा है, हम नहीं आ रहे हैं, अरे हम तो इशू काले हैं, ठीक है। थोड़ा सुन डार्क आता होगा ना। यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हम बिना लाइट के बढ़िया वीडियो बना देते हैं। यहाँ लाइट का थोड़ा सुन, लाइट यहाँ पे है लेकिन इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, खर संसाधन के अभाव में हम लोग आंसू नहीं बहाते हैं, क्या जी ना। हमेशा याद रखिएगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे गैस की विलेयता क्या होती है, घट जाती है। पहले जब आईसी का जो मतलब इंटर में जो लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें एक असर्शन और रीजन आता था। आपको कथन दे दिया और कहेगा कि बताइए कथन के बारे में आपको क्या राय है, इस प्रकार से दो को बना के देगा। टेम्परेचर बढ़ने पे गैसों की विलेयता घट जाती है, ए में देगा, और इसी का रीजन दे देगा। ई वाला आपका रीजन है कि द्रव्यीय विलयन की वाष्प दाब, हालांकि वाला प्रेशर बढ़ने पे गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ये आपका स्टेटमेंट है और ये उसका रीजन है। क्या रीजन स्टेटमेंट का व्याख्या कर रहा है? नहीं, हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर इसी से रिलेटेड आपका दूसरा लाइन भी देता नहीं, तो नीचे आपको 4 वो ऑप्शन बना देगा कि स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, स्टेटमेंट गलत है और रीजन सही है। स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, चौथा ऑप्शन, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और स्टेटमेंट को रीजन पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है। इसको कहते हैं असर्शन एंड रीजन। मतलब कथन दे दिए, हम कह रहे हैं कि क्या आज रविवार है, अब इसी से रिलेटेड आपको एक कथन और दे दिए, ठीक है ना। हम कहते हैं कि सप्ताह में 5 दिन होता है, अब दोनों के बारे में आपको कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना है। अच्छा बताओ, आज रविवार है, ये तो एक सही बात है, मान लो, लेकिन क्या सप्ताह में 5 दिन होता है? तो ये आपका क्या हो जाता, सेकेंड वाला लाइन आपका गलत हो जाता और फर्स्ट वाला लाइन सही। तो उस स्थिति में इसका आंसर क्या जाता कि स्टेटमेंट क्या है, सही है, और उसका रीजन क्या है, गलत है, क्योंकि सप्ताह में 5 नहीं बल्कि कितना। तो क्या स्टेटमेंट और रीजन एक दूसरे से रिलेटेड है? बोलिए, एकदम नहीं, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक टेम्परेचर है और एक क्या है, प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो आप हाँ, स्टेटमेंट दोनों, स्टेटमेंट भी सही है और साथ में कौन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट का रीजन उसका व्याख्या कर रहा है? बोलिए, नहीं कर रहा। इसका मतलब कथन दोनों के स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी क्या है, सही है, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे गैसों की विलेयता क्या होगी और प्रेशर बढ़ने से गैसों की विलेयता क्या होती है। ठीक है, लिखवाए होंगे ना कि टेम्परेचर के सीधा क्या होते हैं, व्युत क्रमानुपाती, और प्रेशर के साथ में किस प्रकार के रिलेशन में है, सीधा समानुपाती में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, द्रव्यीय विलयन, और उसका हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है ना। द्रव्यीय विलयन का कौन सा, वेपर प्रेशर। अभी तक जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसमें आने का संभावना कौन कौन है, उसमें आपको आने का संभावना में कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोगों ने पढ़ा 6-7 नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, पीपीएम, पीपीबी, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये तीनों, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, ये तीनों आपको याद करना है। क्लियर? इन दोनों में आप चाहो तो आप अंतर भी याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए वही आवेगा, ऑब्जेक्टिव कि इनमें से कौन ताप से संबंधित है, 4 वो ऑप्शन देगा और उस ऑप्शन में कहेगा कि कौन ताप पर निर्भर करता है, तो ऑब्जेक्टिव वहां से बनता है। 2 अंक में आपका क्वेश्चन अगर एराइज होगा तो आपका बनेगा हेनरी का नियम, ठीक है ना। मतलब आपको बता दें क्लियर कट में कि क्या क्या आपको घर पे रिवीजन करना है। होने में 3 को आपको रिवीजन करना है। वो जो आप लोग देखे थे उदाहरण, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ऐसा करके 9 था ना, उसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो उसको आप याद रखिएगा और 3 को उधर याद रखिएगा और साथ में हेनरी का
नियम याद रखिएगा। और अभी जो यहाँ से पढ़ावेंगे ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर क्लास आप छोड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अब यहाँ से रियल में चलेगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यहाँ से आपको शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द्रव्य विलयन। कौन सा विलयन? द्रव्य विलयन का क्या मतलब है? विलायक के रूप में क्या होनी चाहिए? विलायक के रूप में द्रव होनी चाहिए, नहीं। और बाकी आपका विलेय के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? तीनों, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा। क्लियर? या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा। मतलब द्रव में द्रव का, द्रवों में द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। क्लियर? या द्रव में ठोस का या ठोस के लिए किसका नियम? राउल्ट का नियम, ठीक है ना। तो दो चीज पे यहाँ पे हम लोग पकड़ बनाने वाले हैं। सबसे पहले टर्म आया जिसका नाम क्या है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। क्या नाम है? वेपर प्रेशर। देखते हैं कि पानी में या तसला में, पानी नहीं तसला में, तसला में आप पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं कि नहीं? जरूरी नहीं कि तसले में, कोई और भी बर्तन ले सकते हैं। तो कोई भी बर्तन में अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बर्तन में अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है से गर्म होने के बाद वो देखते हैं कि ढक्कन जो होता है ढक्कन पे बल लगाता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि पानी का भी एक अपना क्या होगा, पानी भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं। पानी भी क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है ढक्कन पे। उसका जो ढक्कन है वो मतलब पानी जो वाष्प में बदल गया, वो वाष्प की बूंद ढक्कन पे, बर्तन का जो ढक्कन है नहीं ओकरा पे क्या कर रहा है? एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना। उचार, क्योंकि वो अपनी अवस्था को ऑलरेडी क्या कर चुका है? बदल चुका है। अब आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी वस्तु या पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने का मतलब है कि उसके अंदर में जो ऊर्जा होगा वो ऊर्जा की मात्रा बढ़ गया कि घट गया? बोलिए। गर्म करेंगे तो बढ़ेगा और ठंडा करेंगे तो घटेगा। नहीं, लोहा को गर्म कीजिए तो अपना अवस्था को बदलेगा। इसका मतलब है कि पहले जो उनके कणों के बीच में जो दूरी था वो दूरी अब थोड़ा सा दूर हो गया, ओकरा और गर्म कर दिए तो पहले के तुलना में और क्या हो गया? मतलब वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। वो अपने आप में मतलब निर्भरता की मतलब स्वतंत्र रहना चाह रहा है, ठीक है ना, जो क्लोजली था। इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपना दूरी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ाते बढ़ाते एक बार अपना सीमा को पार कर जाएगा, और सीमा को पार कर गया तो अपनी अवस्था को बदल देता है। ठोस वाला बदल जाएगा द्रव में, और द्रव वाला बदल जाएगा किसको में? गैस में। नहीं, और अगर टेम्परेचर को रिवर्स किया जाए तो प्रक्रिया आपका उल्टा हो जाता है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों को बताया होगा कि ठोस अगर किसमें बदल जाए? द्रव में, तो जिस टेम्परेचर पे प्रक्रिया हो रही थी उसका नाम क्या था? द्रवनांक। सही कि गलत? ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो इसका नाम द्रवनांक। एमपी की बीपी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, जमानत इसी को कहते हैं ना। और अगर कोई आपका द्रव किस में बदल जाए, कोई द्रव अगर गैस में बदल जाए, इसका नाम था क्वथनांक। सही कि गलत? बोलिए। इसका नाम था क्वथनांक। इसी को कहते हैं उबलना, इसी को कह सकते हैं उबलनांक। हालांकि उबलनांक आपको किताब में देखने के लिए मिलता नहीं है, तो इसका नाम डायरेक्ट क्या याद रखेंगे? क्वथनांक। एमपी की बीपी, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मार्केट में अंडा खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि बॉयल अंडा है? सीधा हुआ अंडा बोलते हैं। तो बॉयल मतलब उबला हुआ, नहीं हम लोग बोलते हैं कि सीधा हुआ अंडा है। और नहीं तो बोलना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयल अंडा ना। बॉयल मतलब सीधा हुआ या उबला हुआ ना। इसका मतलब है कि अंडा का जो स्टेज था वो ऑलरेडी स्टेज क्या हो चुका है? बदला हुआ है। नहीं, मान लो कि सिंपल सा कच्चा अंडा जो है 10 रुपए, तो सीधा हुआ अंडा भी आपको 10 रुपए देगा, शायद 11 या 12 रुपया में देगा। नहीं, क्योंकि उसको अवस्था बदलने में क्या लगा है? खर्च लगा है, एनर्जी लगा है ना। तो ठोस अगर अपनी अवस्था को बदल दे और किसमें चल जाए? बोलो। द्रव में, इसका नाम क्या है? जिस टेम्परेचर पे ऐसा कहानी हुआ, ऐसा घटना हुआ, उसका नाम होगा द्रवनांक। और अगर कोई द्रव गैस में बदल जाए तो उसका नाम होगा क्वथनांक। और अगर कोई गैस अवस्था को बदल करके द्रव में आ जाए तो इसका नाम, बोलिए क्या नाम? इसका नाम होगा संघनन। लिख के बता दें क्या जी? 9th क्लास का थ्योरी है। कौन क्लास? 9th क्लास का। अगर कोई
अवस्था को बदल के किस में आ जाए, लिक्विड में, और लिक्विड वाला किस में जा सकता है, अगर सॉलिड से किस में बदल जाए, लिक्विड में, तो इसका नाम है एमपी, मध्य प्रदेश। मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग मतलब घोल, मेल्टिंग मतलब क्या, द्रवनांक। द्रव्य, अगर कोई ठोस किसी न्यूनतम ताप को ग्रहण करके अपनी अवस्था को बदल दे और बदल के किसमें पहुंच जाए, लिक्विड में, तो वैसे तापमान को क्या कहते हैं, वैसे तापमान को हम लोग एमपी कहते हैं। नहीं, वो सांसद नहीं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, जैसे लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। जैसे कि अभी हमारे पलटू राम जी, नीतीश कुमार जी क्या बन गए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। नहीं, उनकी पावर सीएम से भी ऊपर हो गया है, उनका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बन गए सांसद, क्योंकि वो कहां बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। पहले कहां बैठते थे, विधानसभा में, इसीलिए उनका नाम था विधायक, और विधायकों में सबसे ऊपर विधायक, इसीलिए उनका नाम था मुख्यमंत्री ना। तो वही बात है, सॉलिड अगर लिक्विड में बदल जाए तो उसका नाम होता है एमपी, और लिक्विड अगर किस में बदल जाए, गैस में, तो इसका नाम है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ना कि ब्लड प्रेशर। क्लियर, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलनांक बिंदु, या इसी को कहते हैं क्वथनांक। अगर ये प्रक्रिया उल्टा हो जाए, ये प्रक्रिया किस उल्टा हो जाएगा, तो इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, संघनन। क्या नाम है, कंडेनसेशन, कंडेनसेशन, संघनन। और अगर ई प्रक्रिया यहां पहुंच जाए, इसका नाम हिमनीकरण, हिमनीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये बता दे रहे हैं जो कि सब काम आने वाला है, ठीक ना। इसका नाम कंडेंसेशन। और अगर कोई सॉलिड किस में बदल जाए, डायरेक्ट गैस में, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, हिंदी पता आप लोगों को, ऊध्र्वपातन, ऊध्र्वपातन देख लीजिएगा आप लोग, यही तो प्रक्रिया था, 9th क्लास में ही ना पढ़ना था। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, सॉलिड किस में पहुंच गया, लिक्विड में, इस टेम्परेचर का नाम बोलिए एमपी। और लिक्विड अगर किस में बदल जाए, गैस में, तो इस टेम्परेचर का नाम बीपी। और गैस अगर धीरे धीरे अपनी अवस्था को बदल करके टेम्परेचर कम कर दिए तो किस में आ जाएगा, लिक्विड में, इस प्रक्रिया का नाम संघनन ना, संघनन। और अगर कोई लिक्विड किसको अटेंड कर ले, सॉलिड को, जम ना गया, तो जमने वाला का नाम फ्रीजिंग पॉइंट, जमने वाला का नाम फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं एफपी, हिंदी में नाम हिमनीकरण। इस सारा प्रक्रिया आपको क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे। आज ये खलबली में चले हैं, द्रव्य विलयन की क्या, द्रव्य विलयन की वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का क्या मतलब है, कि कोई वाष्प है जो क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है, उसी दाब का क्या नाम है, वाष्प दाब ना। द्रव्य विलयन के लिए क्या, वाष्प दाब। कोई द्रव है और द्रव वाला विलयन है, उस पे क्या इंसर्ट हो रहा है, वाष्प दाब। इंग्लिश में कहते हैं वीपी, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, मैंने गलत लिखा है, VAPOUR, वेपर। देखिए है, किसी द्रव के ऊपर, कोई द्रव होगा ना, किसी द्रव के ऊपर किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा। अरे दाब कौन लगावेगा, जैसा नाम उसने काम। देख लीजिए, प्यास लग गया। किसी द्रव के ऊपर किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब कि तुल्य अवस्था में हो, जब वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे वाष्पीकरण समझना जरूरी था कि नहीं, वाष्पीकरण किसको कहते हैं इसे बताइए, बोलिए। वाष्पीकरण का मतलब है कि कोई आपके पास द्रव है और वो द्रव उसके क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर, ठीक है ना,
वो धीरे धीरे अपनी अवस्था को बदल करके, ठीक है ना, और क्या हो जाता है, वो भाप बन करके उड़ जाता है। इस प्रक्रिया का नाम है क्या, इस प्रक्रिया का नाम है बाष्पीकरण। ठीक है, विद्यासागर रसायन भाषा वाला अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उसको में ये सब परिभाषा को क्लियर करके आ सकते हैं। क्या क्या परिभाषा इसमें बन रहा है, क्वथनांक, द्रवनांक, ऊर्ध्वपातन, संघनीकरण, हिमनीकरण और बाष्पीकरण। और ज्यादा अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं बाष्पन। क्या देखेंगे, बाष्पन। 9th क्लास का भी अगर रसायन विज्ञान का बुक होगा और ये सब टर्म में आपको दिक्कत है तो वहां से पढ़ के आ सकते हैं। क्लियर, पॉइंट कहीं से भी क्लियर कीजिए लेकिन क्लियर करके आइए। हाँ जी, देखिए नाम है इसका बाष्प दाब, तो बाष्प के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है। बाष्प दाब परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, किसी द्रव के ऊपर, कोई द्रव है और वो द्रव क्या हुआ, द्रव को हमने गर्म किया, तो गर्म किया तो द्रव किसमें बदला होगा, बाष्प में। पानी है बर्तन में और पानी को आपने गर्म किया, नहीं तो पानी को गर्म किया है तो एक नियत ताप पे गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उतना में वो क्या होगा, अपनी अवस्था को बदलेगा। बर्तन जो ढकी हुई है, नहीं जिस बर्तन में जो ढक्कन है, जब द्रव आपका किस में बदल जाएगा, बाष्प में, तो बाष्प क्या होगा, बाष्प ऊपर उठने का प्रयास करेगा। अब इसी को लेकर के ना बना था क्या हवाई जहाज, नहीं, उसमें 2 भाई थे, कौन कौन, राइट्स ब्रदर्स। नहीं, वो क्या किए कि लिफाफा में बाष्प को भर करके और लिफाफा को छोड़ दिया, लिफाफा उड़ने लगा। वहीं से उसके मस्तिष्क में क्या आया, कहा कि हम या मानव क्या कर सकता है, भविष्य में उड़ सकता है। नहीं, सोचो, वहीं से मतलब सिंपल सा प्रयोग से उसने विचार लाया होगा कि देखो ये वेपर है, बाष्प है, इसको इन्वेलप में या बैलून में भर करके बैलून को छोड़ देंगे तो क्या बैलून उड़ेगा कि नहीं। और जो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, जैसे उड़ने का कॉन्सेप्ट देखिए, जिस प्रकार से बगुला, नहीं आप देखते हैं कि अक्सर नाव, पनडुब्बी इत्यादि का जो जहाज होता है, 8th क्लास में पढ़ना दा वाला चैप्टर में, उसकी आकार जो होता है सिर्फ पक्षियों की तरह होता है। मतलब मानव भी पक्षियों से ही क्या किया है, कॉपी किया, नहीं तो वही बात है। किसी द्रव के ऊपर उसका बाष्प द्वारा, मतलब द्रव है और द्रव को जब हमने गर्म किया तो द्रव का क्या बना, बाष्प बना, और वही बाष्प उस द्रव पे क्या कर रहा होगा, मतलब ऐसे समझो, सीधे से अगर समझना चाहते हैं तो ये बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में पानी है, इस बर्तन में क्या है, पानी है। इसको जब गर्म किए तो यहाँ पे क्या आया, बोलो, बाष्प है, बूंदा बूंदा दिखा दिया आपको। अब यही सब मिल करके एकरा पे क्या करेगा, बोलो, दाब लगाएगा। अब इसी दाब का नाम क्या है, मतलब जिससे पैदा हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। देख लो ना, ये द्रव नहीं होता तो क्या ये बाष्प में बदलता, नहीं बदलता। नहीं, फिजिक्स में ऐसा पढ़ना होता है, लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि जिससे हम उत्पन्न होंगे उसी का हम क्या करेंगे, विरोध ना। मतलब जिससे हम, जैसे भस्मासुर का कहानी आप लोग सुने होंगे, नहीं, शंकर भगवान ने उनको क्या दिए, आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद है ना, था वरदान कि तुम जिसको पे हाथ रखोगे वो जल करके क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वरदान किनके द्वारा दिया गया, भस्मासुर के द्वारा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सफल प्रयोग आप ही पे करते हैं। अब बताइए, कहने का अर्थ है कि जिनसे जन्म लिए हैं आप उन्हीं का क्या करने लगे, विरोध। तो क्या आप विरोध वो सह पाएगा व्यक्ति, नहीं सह पाएगा। उनका मतलब अंत हुआ कि नहीं भस्मासुर का, तो वही बात है। तो कहने का अर्थ है कि देखो यहाँ पे जो वेपर जो बना है वो किसके कारण बना है, ये वेपर किसके कारण बना, द्रव के कारण। अभी मतलब कहने का अर्थ है कि द्रव है से इसका ओरिजिनल माता पिता है, बस समझिए। और बाष्प जो बना है उसका एक संतति है, संतान है ना। तो संतान एकरा पे क्या कर रहा है, संतान के तो उम्मीद है, इसके माता पिता को क्या था, उम्मीद था कि हमारा संतान कुछ अच्छा काम करेगा। नहीं, लेकिन इसका बेटा नहीं लाडली का, ये कहा कि रुको, तू हमको क्या बनाया है, हम थे पहले से किसमें, द्रव में, तू हमको क्या कर दिया, बाष्प में बदल दिया। तो बाष्प में बदला है, ऊपर से ढक्कन बंद है, तो हम जाएं तो कहां जाएं। कहा कि रुक, पलट के तोरे पे पार करते हैं ना। तो यहीं से कहानी बन गया बाष्प दाब का कॉन्सेप्ट कि द्रव जब बाष्प में बदल जाता है तो बाष्प द्रव पर नीचे की ओर क्या किया, एक प्रेशर को क्रिएट किया है, और यही प्रेशर क्या कहलाएगा, यही प्रेशर बाष्प दाब कहलाता है। अब हमारे ख्याल से लगता है कि आप इसको नहीं भूलिएगा। क्या बाष्प दाब का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि नहीं,
द्रव जब किसमें बदल जाती है? वाष्प में। तो वाष्प द्रव की सतहों पे क्या लगाती है? बोलो, दाब लगाती है, और उस दाब का नाम वाष्प दाब कहलाता है। नहीं, या पढ़ सकते हैं ठोस द्रव विलयन। ये कैसा विलयन है? ठोस द्रव विलयन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अभी आपको बताएं कि इसमें द्रवीय विलयन होगा, और द्रवीय विलयन में विलायक के रूप में हमेशा कौन होगा? द्रव। और विलेय के रूप में या तो ठोस या तो द्रव, या तो ठोस या तो द्रव। तो यहां पे पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन का क्या? वाष्प दाब। पानी में आप नमक डालते हैं, तो पानी में नमक डाल रहे हैं तो किस प्रकार के विलयन है? बताइए जल्दी। पानी में नमक को डाल दिए, किस प्रकार के विलयन? समय नहीं मिलता है, अगले दिन बताएंगे, ठीक है? अगले दिन वहाँ भी पढ़ाना होता है।